हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट, आज हम लोग जैसा कि हमारे सिलेबस में है, स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल, प्रेशर गेज, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेन गेज होता क्या है। तो ये स्ट्रेन गेज होता है, ये थर्मोकपल का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम थर्मोकपल क्या है। तो थर्मोकपल ऐसे डिवाइस होते हैं जो किसी भी फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं थर्मोकपल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो सकता है, तो उसको ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमें पता है कि इनका जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल होगा, और जो इनपुट हो कोई फॉर्म हो सकता है। टेम्परेचर एनर्जी हो सकती है, कोई मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, कोई केमिकल हो सकती है, लेकिन आउटपुट पे केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अब इसका कितने इसको अलग अलग हम लोग चार पार्टों में इसको डिवाइड कर सकते हैं थर्मोकपल को। पहला पार्ट है इसका पहला पार्ट है इसका एक्टिव, और दूसरा है पैसिव। तो जो हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, और इसका जो अगला डिवीजन है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। देन नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर, और अगला है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो हम देखते हैं कि जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, एक्टिव का सिंपल सा मीनिंग है कि जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर के केस में हम लोगों को बाहर से कोई भी एनर्जी सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई बाहर से सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो पैसिव ट्रांसड्यूसर है उसमें बाहर से सोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर आर those transducer which do not require any external source of energy for their operation, कि इसके ऑपरेशन के लिए कोई भी बाहर से एनर्जी सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं थर्मोकपल, फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, फोटोवोल्टिक सेल। जो हमारी सोलर सेल है इन्हीं को फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। तो इस फोटोवोल्टिक सेल, तो इस जो भी हमारी एग्जाम्पल है इनमें हम लोगों को बाहर से कोई भी एनर्जी सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। दूसरा है इसका पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर आर दोज ट्रांसड्यूसर which require active source of active which require external source of energy for their operation। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर में हम लोगों को जो भारी सोर्स एनर्जी का भारी सोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका एग्जांपल हमारे स्ट्रेन गेज हो सकता है, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रेन गेज। तो सबसे पहले स्ट्रेन गेज में दिमाग में आएगा कि ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर का एक प्रकार है। पैसिव ट्रांसड्यूसर से तात्पर्य है कि इसमें कोई भी बाहर से एनर्जी सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अगला टॉपिक है एलवीडीटी। तो एलवीडीटी भी पैसिव ट्रांसड्यूसर का पार्ट है। आरटीडी, थर्मिस्टर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो ये हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर हैं। तो हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन देखा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब देखते हैं कि जो हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, इसी को हम लोग सेंसर भी बोल देते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर को सेंसर बोल देते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो कि जो भी जिस भी क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, जिस भी क्वांटिटी को हम मापना चाह रहे हैं, उसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में इसको रख देते हैं। उसी को हम लोग प्राइमरी की ट्रांसड्यूसर, ये प्राथमिक है। सबसे पहले जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसके साथ में इसको लगा देंगे। उसके एग्जांपल जैसे एक हमारा बर्डन ट्यूब हो गया, एलवीडीटी जो हमारा है लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के पार्ट हैं। और अगला होता है इसका दूसरा भाग, इसी सेकंड वाले का दूसरा भाग सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो ये दीज आर द ट्रांसड्यूसर which are connected at output of primary transducer and their output is always electrical signal। तो जो हमारे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हैं, ये हमारे ये हमारे जो जो सेकंड ट्रांसड्यूसर है, ये हमारे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है उसके साथ में कनेक्ट होते हैं, और इनके जो इनका आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल होगा। तो एलवीडीटी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर विद बर्डन ट्यूब एज
प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो जो हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के साथ में कनेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कि जो अगला इसका क्लासिफिकेशन है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो जो एनर्जी कन्वर्ट करता है, हमने देखा था किसी भी फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर किसी भी फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जबकि नाम से ही हमें पता चल रहा है इनवर्स ट्रांसड्यूसर, अर्थात इनवर्स का मतलब है कि ये उल्टा करेगा। जो ट्रांसड्यूसर कार्य करता है ये उसका विपरीत कार्य करेगा। कि विपरीत कार्य से तात्पर्य है कि ये कन्वर्ट करेगा जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसमें इसका जो एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल होगा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। और अगला इसका क्लासिफिकेशन है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर से तात्पर्य है दीज आर द ट्रांसड्यूसर whose output is digital, then it is called digital transducer, and those transducer whose output is analog, uh, those transducer is called as analog transducer। तो हम लोगों ने जैसे देखा था कि साफ्ट एनकोडर इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल ट्रांसड्यूसर। तो साफ्ट एनकोडर है वो एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर का भाग है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आया होगा। तो जो साफ पिन कोड है इसमें हम लोग जो डिजिटल में ग्रे कोड होते हैं तो इसमें ग्रे कोड को यूज़ किया जाता है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर देखते हैं कि जैसे कि स्ट्रेन गेज जिसको पढ़ते हैं हम लोग अभी, दूसरा है थर्मिस्टर, देन है आरटीडी, देन थर्मोकपल, अगला है एलवीडीटी, अगला है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, और अगला है होल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के ट्रांसड्यूसर के प्रकार हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रेन गेज, जैसा कि हमारे सब्जेक्ट में टॉपिक में लिखा हुआ है स्ट्रेन गेज। तो स्ट्रेन गेज को समझते हैं हम लोग कि जो स्ट्रेन गेज होता है, स्ट्रेन गेज इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। According to this effect, resistivity of a metal wire increases when the wire is subjected to tensile strain। तो हमारा जो स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर है, स्ट्रेन गेज से हमारा तात्पर्य है कि ये पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के ऊपर कार्य करता है। तो हमारी जो बोर्ड के द्वारा जो बोर्ड की एग्जाम आयोजित की जाती है और जो कंपटीशन एग्जाम आती है उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर किस कौन से प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये होता है पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के ऊपर कार्य करता है। और ये इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट जो हमारा रेजिस्टिविटी है, कोई मेटल है उसका रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज, ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी व्हेन हम लोग उसके ऊपर एक टेंसाइल स्ट्रेन लगाएंगे। टेंसाइल स्ट्रेन लगाने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब गेज फैक्टर को हम लोग, गेज फैक्टर क्या होता है, गेज फैक्टर ये डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। जो भी हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में चेंजेस हो रहे हैं, रेजिस्टेंस में चेंजेस किस किस के कारण हो सकते हैं, रेजिस्टेंस में चेंजेस लेंथ के कारण हो सकते हैं, उसमें चेंजेस क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण हो सकते हैं, उसमें चेंजेस पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण हो सकते हैं। तो तीन टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। तो उस चेंजेस को, ये तीनों टाइप के चेंजेस को निकालने के लिए गेज फैक्टर आता है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज पर यूनिट अप्लाइड स्ट्रेन। जो भी हमारा रेजिस्टेंस है उसमें चेंज होगा हमारा स्ट्रेन, जो भी उसके ऊपर स्ट्रेन लगाने से। तो स्ट्रेन को यहाँ पे एप्सिलॉन से डिनोट कर दिया। और जो भी हमारा रेजिस्टेंस है डेल्टा आर जी, डेल्टा आर जी का मतलब इसमें चेंजेस, पहले आर जी था अब चेंजेस डेल्टा आर जी बढ़ गया उसमें। तो डेल्टा आर जी डिवाइडेड बाई आर जी डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेन को यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा आर जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जी एफ आर जी इंटू एप्साइलन। इस वैल्यू को हम लोग आगे जो भी हमारा अनबाउंडेड मेटल वायर है उसमें इसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ आया होगा कि जो हमारा स्ट्रेन गेज क्या होता है और ये कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है और इसको किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से डेल्टा आर जी की। अब हाँ, इसमें तीन टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वन, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर। जो हम लोग सब पूरा जो भी हमारा ये फॉर्मूला है इसमें देख रहे हैं, चेंजेस किसमें, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस चेंजेस। अब ये चेंजेस
किसके अकॉर्डिंग टू, जो हमारा लेंथ है, जो भी हमारे वायर का लेंथ है उसके अनुसार उसमें कितना चेंजेस हो रहा है। दूसरा है दूसरा रिप्रेजेंट चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जो भी हमारे वायर में जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टू हमारा सेकंड टर्म डेल्टा म्यू होगा। और जो हमारा तीसरा टर्म है, जो हमारा तीसरा टर्म है वो हमारा दिखा रहा है चेंजेस इन रेजिस्टेंस ड्यू टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमारा ये हमारा पॉइजन कांस्टेंट है न्यू। पॉइजन कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं लेटरल स्ट्रेन को हम लोग जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइजन हमारा जो पॉइजन रेशियो निकलेगा। और लेटरल का मतलब होता है लेटरल स्ट्रेन का डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल का सिंपल सा मीनिंग है डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज। ये मैंने बता दिया आपको कि पहला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा पहला फर्स्ट टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे इस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आया है। तो वो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन लेंथ। लेंथ को रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस चेंज किस कारण हो रहा है, लेंथ के कारण, उसको फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड टर्म रेजिस्टेंस किस चेंज हो रहा है, किसके कारण, चेंज इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और थर्ड टर्म रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ड्यू टू फिजियो रेजिस्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे पोजीशन कांस्टेंट डिफाइन कर दिया लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल। अब हम लोग टाइप ऑफ, जो डी है यहाँ पर, डी का मतलब डायमीटर है और एल का मतलब लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ से डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी ये लेटरल स्ट्रेन है, और लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अब टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, तो अनबाउंडेड जो हमारा मेटल वायर टाइप है इसमें देखते हैं कि जब हम लोग कोई भी स्ट्रेन नहीं लगाते हैं, व्हेन नो स्ट्रेन इज अप्लाइड, देन जो हमारा आर जी है, आर जी की वैल्यू हमारा जी होगी तो हमारा ब्रिज बैलेंस होगा। अब हमारा जब हम स्ट्रेन लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस लगाने से हमारा जो रेजिस्टेंस आर जी है इसकी वैल्यू डेल्टा आर जी से बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन होगा और कैसे हमारा ब्रिज बैलेंस होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए थेवेनिन लगाएंगे। थेवेनिन में हम लोग इसका वी टी एस निकालेंगे, आर टी एस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसका जो सेंसिटिविटी निकालेंगे। और जो हमारा वोल्टेज है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस डेल्टा ई जीरो, उसकी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से वीटीएस निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को हम ओपन कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को ओपन करने के बाद में जो पॉइंट है ए और बी उनके बीच में वोल्टेज निकालेंगे, वही हमारा वीटीएस रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को हटा दिया है। अब वोल्टेज निकालेंगे, ए पॉइंट द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, देन वीटीएस बराबर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर जी प्लस डेल्टा आर जी प्लस आर और इसके इंटू ई। अब यहाँ से यदि हम मान लें कि जो आर जी की वैल्यू है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आर जी की वैल्यू आर के बराबर है, तो हमारा वी टी एच की वैल्यू हाफ माइनस आर डिवाइडेड बाई टू आर, आर प्लस डेल्टा आर जी इंटू ई। अब हम जानते हैं कि जो हमारा आर है, आर की वैल्यू जो हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इससे बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा होने के कारण इसको हम लोग डेल्टा आर जी की वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आएगी वी टी एच की डेल्टा आर जी डिवाइडेड बाई 4R इंटू ई आई। अब हम जानते हैं कि हम लोगों ने जो गेज फैक्टर निकाला था, तो गेज फैक्टर में डेल्टा आर जी की वैल्यू निकाली थी, उस वो डेल्टा आर जी की वैल्यू थी जी एफ आर जी इंटू एप्साइलन। उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करने के बाद में वी टी एच की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर डेल्टा ई जीरो को निकालेंगे, ये हमारा अनबैलेंस्ड वोल्टेज है। इस तरीके से हम लोग इसका जो दूसरा चीज़ है आर टी एच रेजिस्टेंस, जो हमारा थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने के कारण जो तुम्हारी रेजिस्टेंस है डेल्टा आर जी प्लस डेल्टा आर जी और जो हमारा आर है ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ और दूसरा आर और आर पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि पैरेलल में होने के कारण आर इक्वलेंट आर वन, यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक आर वन दूसरा आर टू, तो उनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। तो इस सारी चीज़ को अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आर टी एच की वैल्यू आ जाएगी। जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वी टी एच निकाला है,
और यहाँ पे डेल्टा आर जी की वैल्यू को आर के बराबर लिया है, वी टी एच की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हम लोग जो आर है, आर की वैल्यू आर डेल्टा आर जी से ज़्यादा है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से वी टी एच आएगा, और डेल्टा आर जी की वैल्यू जैसा कि पिछली बार पिछली स्लाइड में निकाली थी वो यहाँ से पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में डेल्टा आर जी की वैल्यू आएगी, और आर टी एच की वैल्यू को हम लोग जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट करने के बाद में आर टी एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा डेल्टा आर जी, डेल्टा ई जीरो और आर टी एच और वी टी एच। यहाँ से हमारा गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट जाएगा उसकी वैल्यू को यहाँ से निकाल देंगे, और हर चीज़ हमारा रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। अब हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन, जो भी हमारा डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है और कितना हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो जो डिफ्लेक्शन को जब अप्लाइड वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो सेंसिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर वो हमारा होगा वी जी डिवाइड बाई वी जी बराबर आर जी डिवाइड बाई आर जी प्लस आर टी एच इंटू वी टी एच। तो ये हमारा ये सेंसिटिविटी आ गया, और ये हमारा वीजी की वैल्यू आ गई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। अब हमारा ये जो ये वाला टॉपिक है ये यहीं समाप्त होता है। अब एक दूसरा इसके साथ में एक टॉपिक और है, दूसरा थर्मोकपल। थर्मोकपल को हम लोग देखते हैं थर्मोकपल क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे बोर्ड के द्वारा कई बार जो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें सीधा पूछता है कि थर्मोकपल कौन से इफेक्ट के ऊपर कार्य करता है। तो अलग अलग ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है सी बैक इफेक्ट, जो भी हमारा सी बैक इफेक्ट है उसके ऊपर थर्मोकपल कार्य करता है। तो इस सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पहली लाइन बन जाएगा। अब ये सी बैक इफेक्ट होता क्या है, तो सी बैक इफेक्ट सीधा सीधा ये बताता है कि जो हमारा वोल्टेज, जो दो डिफरेंट टाइप की मेटल हैं, और यदि उन मेटलों के जो अलग अलग जंक्शन होंगे, उन जंक्शनों को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे तो उनके बीच में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो उस वोल्टेज को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब जो थर्मोकपल है इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है -200 डिग्री से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और हमने जो अभी देखा था सबसे पहले एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, तो ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल है। उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डेल्टा ई बराबर ए डेल्टा थीटा माइनस प्लस बी इंटू डेल्टा थीटा का स्क्वायर, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है और डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है जो भी हमारे दोनों जंक्शन के बीच में। तो ये इसमें थर्मोकपल के बारे में सब कुछ है। अब देखते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट के ऊपर कार्य करता है। सीबेक इफेक्ट के ऊपर कार्य कर थर्मोकपल इज द प्रिंसिपल थर्मोकपल Seebeck effect is the principle used. According to this effect, a voltage induced between two junctions of two different metal. If the junctions are held at different temperature, thermocouple are used for the temperature range varying from -200 डिग्री सेंटीग्रेड to 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मैंने बताया कि थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट के ऊपर कार्य कर रहा है। और जो सीबेक इफेक्ट होता है हमारा, कि जो वोल्टेज इंड्यूस को देखते हैं कि हमारे दो डिफरेंट मेटल हैं उनके दोनों जंक्शनों के बीच में हम लोग उनको अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे, और उसके बाद में उनके बीच में कितना वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको देखेंगे। और इसमें जो टेम्परेचर वेरी करेगा -200 डिग्री से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू होगी ए डेल्टा थीटा प्लस बी डेल्टा थीटा स्क्वायर, और जहाँ पे डेल्टा थीटा है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जंक्शन और ए बी कांस्टेंट है। तो ये हमारा थर्मोकपल हुआ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।